हाय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो तुम चाहे क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर तुमने ग्रेजुएशन में अगर बॉटनी ले रखी है तो फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए उतना ही हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना, बीच में मिस मत करना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दो इमेजेस लगाई हैं, एक एनिमल है और एक प्लांट है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है मेनली, दैट एनिमल तो मूव कर सकता है लेकिन प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, चल नहीं सकते। जिस जगह पे प्लांट लगा है उसी जगह वो ग्रो करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रो कर सकता है प्लांट लेकिन चल के जा नहीं सकता अपनी जगह से। तो ये ग्रोथ कैसे होती है हम इसी बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है टच मी नॉट प्लांट का। तुम सब ने इस प्लांट को देखा होगा या फिर कभी भी इसको छू के देखा होगा कि क्या होता है। टच मी नॉट प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको अगर हम टच कर लें तो इसकी पत्तियां विल्ट हो जाती हैं या मुरझा जाती हैं। ऐसा प्लांट ने शायद इवोल्यूशन में अपने प्रोटेक्शन के लिए किया है। तो अगर हम इसको टच करते हैं या फिर हवा इसकी पत्तियों पे पड़ती है तो इसकी पत्तियां इस तरह मुरझा जाती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है इसको हम समझते हैं। देखो बेसिकली जब हमने प्लांट को टच किया तो हमने प्लांट को एक स्टिमुलस दिया। यहाँ पे एक टर्म आता है स्टिमुली, स्टिमुलस का प्लूरल है स्टिमुली। दैट यहाँ पे क्या होगा, दैट चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट में जब कोई चेंज आता है, जैसे हमने प्लांट को टच किया तो हमने उस पर चेंज प्रेशर अप्लाई कर दिया। अगर हवा चलती है तब भी बाहर एक एनवायरमेंटल चेंज हो जाता है। यहाँ पे स्टिमुलस इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो प्लांट को स्टिमुलस मिला, बदले में प्लांट ने रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड कैसे किया था, प्लांट ऐसे विल्ट हो गया था। स्टिमुलस के बदले प्लांट रिस्पॉन्ड करता है। रिस्पॉन्ड कैसे करता है, अब वो चल तो नहीं सकता, उसके पास ना दिमाग है सोचने के लिए। स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में प्लांट कुछ केमिकल कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करता है, ये वो कर सकता है। प्लांट कुछ केमिकल कंपाउंड्स प्रोड्यूस करेगा एंड दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड हॉर्मोन्स। जैसे हमारे अंदर हॉर्मोन्स होते हैं, हॉर्मोन्स क्या होते हैं, हॉर्मोन्स आर दी मैसेंजर्स। सेम उसी तरह प्लांट के अंदर भी हॉर्मोन्स एक्ट्स एज दी मैसेंजर। तो यहाँ पे एक मैसेज जाएगा पूरे प्लांट में कि क्या करना है। तो बेसिकली प्लांट एक रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, जैसे टच मी नॉट प्लांट में हुआ था। प्लांट ऐसे विल्ट हो गया था, उसकी लीव्स विल्ट हो गई थी, तो यही उसका रिस्पॉन्स हो गया। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स को हम क्या कहेंगे, द रिजल्टिंग एक्शंस और मूवमेंट्स कॉज्ड बाय द स्टिमुली। स्टिमुली की वजह से जो रिस्पॉन्स तुम्हें प्लांट शो करेगा वही हो जाएगा रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, पहले तो स्टिमुलस प्लांट पे लगेगा, फिर उसके बाद प्लांट बदले में कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करेगा एंड उस केमिकल्स की वजह से प्लांट तुम्हें एक रिजल्ट या फिर रिस्पॉन्स देगा। ये तीन बातें हैं। इनको तीनों को यहाँ पे देख लो। आई होप ये पूरा प्रोसेस तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक और बात है, अब प्लांट जो मूवमेंट्स कर रहा है, मूवमेंट्स किस तरह के कर रहा है, वो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ मूवमेंट्स होते हैं। प्लांट देखो या तो बेंड हो सकता है या तो अपनी जगह पे ट्विस्ट हो सकता है, मतलब उसकी जो डाल है वो इस तरह ट्विस्ट हो सकती है, या फिर एलोंगेशन यानी कि प्लांट ग्रो कर सकता है। तो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ मूवमेंट्स होते हैं जो एक प्लांट कर सकता है। प्लांट ऑब्वियसली चल के तो नहीं जा सकता कि आज प्लांट का मन है कि मैं कहीं और जाके लग जाऊंगा, चल के गया वहां पे लग गया, ये नहीं कर सकता प्लांट, ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है ये। यहाँ पे कुछ लिमिटेड मूवमेंट्स ही प्लांट परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे जो प्लांट के अंदर हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो अभी हमने देखे थे, वो क्या होते हैं, उनको हम फाइटो हॉर्मोन्स भी बोलते हैं। अब ऐसा एक नया टर्म दे दिया गया है प्लांट के हॉर्मोन्स के लिए ताकि एनिमल हॉर्मोन्स और प्लांट के हॉर्मोन्स में हमें कंफ्यूजन ना हो। फिलहाल के लिए अपने चैप्टर में हम हॉर्मोन्स वर्ड का ही इस्तेमाल करेंगे, उसका मतलब है हॉर्मोन्स इन प्लांट्स। बेसिकली इस चैप्टर में हमें दो चीजों के बारे में पढ़ना है। एक तो हमें पढ़ना है प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में, ये कौन कौन से होते हैं, और दूसरी चीज ट्रॉपिक मूवमेंट्स ऑफ द प्लांट, मतलब प्लांट के रिस्पॉन्सेज जो होते हैं बदले में, उनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट के हॉर्मोन्स की। ये क्या होते हैं, देखो प्लांट में इतने टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं, 5 टाइप्स के हमें पढ़ने हैं। तो पहला है ऑक्सिन्स, देन है जिब्रेलिन्स, देन है साइटोकिनिन्स, देन इथाइलिन और फिर एब्सिसिक एसिड। तो यहाँ पे इन पांचों के बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ पे इन्हीं को हम एक एक करके देखेंगे। मेनली इनके बारे में जिस बात पे हम फोकस करेंगे दैट ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, प्लांट्स के किस हिस्से में ये प्रोड्यूस होंगे, हर एक के बारे में हम देखेंगे, और फिर ये क्या काम करते हैं प्लांट्स में, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, मतलब फंक्शंस हम देखेंगे। तो यही सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं अभी अपने पहले हार्मोन के साथ। फर्स्ट हमारा हार्मोन होता है ऑक्सिन्स। ये क्या है, ऑक्सिन बेसिकली बनता है तुम्हारा एक ग्रीक वर्ड से जो होता है ऑक्सीन, एंड इसका मतलब ही होता है टू ग्रो। एक तरह से हमको ये समझ में आता है दैट ऑक्सिन्स कहीं ना कहीं ग्रोथ से रिलेटेड है। और ये बातें बता दूं पहले से दैट ऑक्सिन्स तुम्हारा एक तरह का ग्रोथ हार्मोन ही है। बेसिकली जहां भी ये प्रेजेंट होगा ये प्लांट में ग्रोथ को सपोर्ट करता है। यहाँ पे चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ऑक्सिन्स आर पावरफुल ग्रोथ स्टिमुलेंट्स। ये प्लांट की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, तो एक तरह से ग्रोथ हार्मोन ही तुम इसको समझ लो प्लांट का। फिर इसके अलावा
इन प्लांट्स दे आर प्रेजेंट इन द एक्टिव ग्रोइंग रीजन्स। तो जहां पे भी एक्टिव ग्रोइंग रीजन होगा प्लांट का, भाई प्लांट एक्टिवली ग्रो कहां से करता है, एक तो जड़ें उसकी नीचे की तरफ बढ़ती हैं और जहां पे उसकी शूट की टिप होगी, शूट का एपेक्स होगा, वहां पे वो ग्रो करता है, मतलब ऊपर की तरफ। सो यहाँ पे रूट एपेक्स और शूट एपेक्स, यानी कि सबसे जो ऊपर का पार्ट होगा जो ग्रो कर रहा होगा, शूट का एपेक्स और रूट का एपेक्स ये वहां प्रेजेंट होगा। उसके अलावा लैटरल मेरिस्टेम्स ये वहां पे भी प्रेजेंट होता है, लैटरल मेरिस्टेम्स जो कि तुम यहाँ इमेज में देख सकते हो। सो यहाँ पे ऑक्सिन्स का एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, विच इज IA। इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज द मेन नेचुरल ऑक्सिन फाउंड इन प्लांट्स। तो ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे मेन थिंग इज कि ऑक्सिन्स का फंक्शन क्या होता है, ये किस काम आता है, एंड दूसरा ये प्लांट में कहां पे पाया जाता है। सो लोकेशन एंड फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो इसके बाद अब बात कर लेते हैं फंक्शंस की। सो पहला तो काम यही है, प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ स्टेम, रूट्स एंड फ्रूट्स बाय सेल एलोंगेशन। अब सेल एलोंगेशन का यहाँ पे मतलब ये है दैट जहां पे भी ऑक्सिन्स प्रेजेंट होंगे वहां पे तुम्हारे प्लांट के जो सेल्स हैं उनकी सेल वॉल ये इंक्रीज करा देते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं तुम्हारा प्लांट का साइज बड़ा हो जाएगा। सेल वॉल अगर बड़ी हो जाएगी तो सेल बड़ा हो जाएगा और प्लांट का साइज बड़ा हो जाएगा। ऑक्सिन्स डिले लीव सेनेसेंस, एजिंग और फॉलिंग ऑफ लीव्स। यहाँ पे ऑक्सिन्स जहां भी प्रेजेंट होंगे ये लीव के सेनेसेंस को डिले कर देते हैं या धीमा कर देते हैं, यानी कि पत्तियां तुम्हारी जल्दी ही मुरझा के या सूख कर नीचे नहीं गिरेंगी, तो उसका रेट ये कम कर देता है। सेनेसेंस का मतलब यही है। फिर उसके बाद ऑक्सिन्स प्रमोट ग्रोथ ऑफ एपिकल बड्स एंड इनहिबिट ग्रोथ ऑफ लैटरल बड्स। दिस इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। अब ये क्या है इसको समझ लो, ये एक चीज पूछी भी जा सकती है तुम्हारे एग्जाम में। एपिकल तुम्हारे बड्स वो होते हैं जो तुम्हारे टॉप में पाए जाते हैं, एपेक्स पे, और फिर तुम्हारे होते हैं लैटरल बड्स जो कि साइड्स में इस तरह पाए जाते हैं। सो ये लैटरल बड्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मतलब ये नहीं चाहेगा प्लांट तुम्हारा साइड वाइज ऐसे ग्रो हो। तुम नहीं चाहोगे प्लांट तुम्हारा साइड वाइज ऐसे ग्रो होता जाए, ज्यादा हम एक्टिवली चाहेंगे प्लांट ऊपर की तरफ हाइट में ऊपर बढ़े। सो यही काम हमारा ऑक्सिन करता है। ऑक्सिन बेसिकली प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एपिकल बड्स, ये ऊपर वाले बड्स को ग्रो करने में उनको प्रमोट करेगा, एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लैटरल बड्स। और ये जो साइड्स वाली बड्स होती हैं यानी कि लैटरल बड्स होती हैं, इनकी ग्रोथ को ये रोकता है कहीं ना कहीं। सो इसीलिए इसी को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। तो ये पूछा जा सकता है, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहां जहां भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो पॉइंट हमको दिमाग में जरूर से रखना है। यहाँ पे एपिकल डोमिनेंस क्या होता है कि टॉप वाले बड्स ग्रो करेंगे लेकिन साइड्स वाले बड्स की ग्रोथ ही रोक देगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज ऑक्सिन्स इंड्यूस रूटिंग इन द कटिंग ऑफ सम प्लांट्स लाइक रोज। अब तुमने देखा होगा कई प्लांट्स में क्या किया जाता है, कलम बना के उनको लगा दिया जाता है, मतलब उनके बीज से हम उनको नहीं लगाते, उनकी कलम बना के उनको लगाते हैं। सो ऐसे प्लांट्स में जब हम कट करते हैं स्टेम्स को तो वहां पे जड़ों के निकलने में भी ये हेल्प करता है। सो ऑक्सिन्स इंड्यूस रूटिंग इन द कटिंग ऑफ सम प्लांट्स लाइक रोज। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, ऑक्सिन्स कैन इंड्यूस फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्या करता है, ऑक्सिन्स कैन इंड्यूस फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब बेसिकली किसी भी प्लांट में सीड्स के बनने के लिए या फलों के बनने के लिए पॉलिनेशन होना बहुत जरूरी है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन भी वहां पे फ्रूट्स फॉर्म हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज पार्थेनोकार्पी। यहाँ पे आर मिसिंग था, मैंने लगा दिया है, इट इज पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी वो प्रोसेस होती है जहां पे तुम्हारे फ्रूट्स फॉर्म हो जाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। सो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पी। सो पार्थेनोकार्पी वो प्रोसेस है, और जो फ्रूट्स इसकी मदद से बन रहे होंगे उनको बोला जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। सो यहाँ पे हम जल्दी से बात कर लेते हैं अबाउट पार्थेनोकार्पी, बिकॉज होता क्या है कभी कभी एग्जाम में इसके बारे में अलग से भी पूछ लिया जाता है। सो यहाँ पे पार्थेनोकार्पी इज द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। सो यहाँ पे बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट्स का ग्रोथ होता है। सो जब फर्टिलाइजेशन के बिना हमारा फ्रूट ग्रो करेगा सो वो बिना बीजों के ग्रो करता है, तो द फ्रूट्स आर सीडलेस। तो ये नेचुरली हमें किस किस फल में देखने को मिलता है इसकी बात कर लेते हैं। सो नेचुरल पार्थेनोकार्पी इज सीन इन बनाना। हम केला खाते हैं तो उसमें बीज तो नहीं मिलते हमें, तो वो एक एग्जाम्पल है तुम्हारा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स का। फिर कभी कभी अंगूर में भी, कुछ अंगूरों में बीज होते हैं लेकिन मोस्ट अंगूर में बीज नहीं होते हैं, तो वो भी एक एग्जाम्पल हो गया। फिर कुछ तरह के कुकुम्बर्स को उगाया गया है, इंडिया में नहीं देखने को मिलते हैं ज़्यादा, बट विदेशों में इसकी भी एक वैरायटी है। और इसके अलावा ऑरेंजेस को भी यहाँ पे देखा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक इमेज लगाया है जिसमें बीज नहीं होते हैं। फिर इसके अलावा कुछ नॉन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स भी होते हैं जिनमें हम आर्टिफिशियल स्प्रेस या फिर इंजेक्शन की मदद
से उनमें भी पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस कर सकते हैं। इंसानों ने तो आजकल हर चीज के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे सोल्यूशन बना लिया है। सो नॉन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स जो कि नॉर्मली बीज के साथ ग्रो करते हैं, उनमें भी अगर हमें चाहिए कि हम बीज के बिना उन्हें ग्रो कर पाए, सो वो भी हम कर सकते हैं आज की डेट में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक देखो तुम्हारा पाइनएप्पल यहाँ पे बिना बीजों के यहाँ पे इमेज मैंने लगा रखा है, और एक यहाँ पे देख सकते हो वाटरमेलन का भी मैंने इमेज लगा रखा है विदाउट सीड्स। तो ये भी आज की डेट में अचीव किया जा चुका है। फिलहाल के लिए नेचुरल पार्थेनोकार्पी किन किन फ्रूट्स में देखने को मिलेगी? बनाना, ग्रेप एंड ऑरेंज और कुकुम्बर को। सो आई होप इतनी बात तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। सो चलो भी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हार्मोन की तरफ, जो कि होता है जिब्रेलिन्स। तो यहाँ पे देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जिब्रेलिन्स इन डिफरेंट प्लांट्स, जिन्हें हम नेम कर सकते हैं एज GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन। बहुत सारे जिब्रेलिन्स हमें मिलते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन होता है, जिसको हम मोस्ट स्टडी करते हैं, वो होता है हमारा GA3 यानी कि जिब्रेलिक एसिड। सो इसी को सबसे ज्यादा स्टडी किया जाता है। इसका एग्जाम्पल या फिर नेम याद कर लेना। सो जिब्रेलिन्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारा जिब्रेलिक एसिड हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स में पाया कहाँ जाता है? सो इन प्लांट्स दे आर प्रेजेंट इन द मेरिस्टेमेटिक रीजन्स लाइक स्टेम एपेक्स, रूट एपेक्स, बड्स एंड सीड्स। तो जो बहुत ज्यादा ग्रोथ वाले रीजन्स होते हैं ना, ये वहीं पे पाया जाएगा। और इसमें एक अलग चीज ये है ताकि रूट एपेक्स और स्टेम एपेक्स पे तो पाया ही जाएगा, ये साथ साथ सीड्स में पाया जाता है। सीड्स की ग्रोथ में भी ये हेल्प करता है। सो अभी हम बात करते हैं जिब्रेलिन्स के फंक्शंस के बारे में। सो फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन्स देख लेते हैं। पहली चीज, प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ इंटरनोड्स बाय सेल एलोंगेशन। तो यहां भी ये ग्रोथ को ही प्रमोट करता है बाय सेल एलोंगेशन। तो ये भी सेम तरीके से ग्रोथ को सपोर्ट करता है सेल को एलोंग करके। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट इज ब्रेक्स सीड डॉर्मेंसी एंड इनिशिएट जर्मिनेशन। नाउ सेकंड जो इसको डिफरेंट करता है ऑक्सिन्स से, ये तुम्हारा सीड्स के जर्मिनेशन में हेल्प करता है। एक सीड डॉर्मेंट पड़ा रहेगा, उसकी डॉर्मेंसी को ये खत्म करके उसमें जर्मिनेशन यानी कि जड़ों का निकलना, उसका ग्रो करना, वो स्टार्ट कराता है। फिर उसके बाद प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ एंड आर कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग पार्थेनोकार्पी। सो यहाँ पे फ्रूट के ग्रोथ को भी ये प्रमोट करता है और साथ में पार्थेनोकार्पी को भी ये करवा सकता है। सो ये भी फंक्शन हमारा जिब्रेलिन्स करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज दे ऑल्सो डिले सेनेसेंस। तो जैसे ऑक्सिन्स डिले कर रहे थे सेनेसेंस को, वैसे ये भी डिले करता है सेनेसेंस को। सो थोड़ा थोड़ा हमारा फंक्शंस मैच कर रहा है ऑक्सिन्स से। फिर उसके बाद दे आर वाइडली यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर एंड फूड इंडस्ट्रीज। सो इनको हम अलग से भी यूज करते हैं अपने एग्रीकल्चर में। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा ग्रेप्स की लेंथ को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो दैट दो मैंने ग्रेप्स के फोटो लगा रखे हैं। लेफ्ट साइड वाला जो ये ग्रेप है, इसमें देखो राउंड राउंड ग्रेप्स हैं। तो अगर हम इस ग्रेप के प्लांट में, मतलब इसी ग्रेप्स के ऊपर अगर हम स्प्रे कर दें अपने जिब्रेलिन्स को या फिर जिब्रेलिक एसिड को, जो हमारा मोस्ट कॉमन था, तो क्या हो जाएगा? तो हमारा ग्रेप जो है इस तरह लंबाई उसकी बढ़ जाती है। तो अक्सर ऐसा किया जाता है हॉर्टिकल्चर में, जहां पे ग्रेप्स को उगाया जाता है, वहां पे इसका यूज करके हम ग्रेप्स की लेंथ को बढ़ा देते हैं। लेंथ ज्यादा होगी, वजन ज्यादा होगा और महंगा ग्रेप बिकेगा कहीं ना कहीं, इसीलिए इसका यूज करते हैं। इसके अलावा इट ऑल्सो स्पीड्स अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। जहां पे माल्टिंग प्रोसेस किया जाता है उसको भी ये एनहांस करने के लिए यूज किया जाता है। सो ये सारे यूजेस हैं हमारे जिब्रेलिन्स के। मेन इसमें तुम ये याद कर लेना कि सीड के जर्मिनेशन में ये यूज किया जाता है। ये इसको डिफरेंशिएट करता है तुम्हारा ऑक्सिन्स से। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने हार्मोन की, विच इज साइटोकिनिन्स। ये क्या होता है? सो दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स। पहला पॉइंट तो ये है, ये पूरे प्लांट में पाए जाएंगे, लेकिन ये बनते कहाँ हैं? सो दे आर प्रोड्यूस्ड इन द रूट टिप्स। ये बात हम याद रखेंगे, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द रूट टिप्स। जहां पे रूट के टिप्स होते हैं वहां पे प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बाकी ये सारे प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं बाय जाइलम। ये बात हमको याद रखनी है। प्रोड्यूस कहां होंगे? रूट के टिप्स पे, और पूरे प्लांट में फिर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ जाइलम या थ्रू जाइलम। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कंपैरेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोकिनिन्स आर फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स। तो जर्मिनेटिंग सीड्स में सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, जहां पे सीड जर्मिनेट कर रहा होगा वहां पे सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं। इसके अलावा डेवलपिंग फ्रूट्स एंड एम्ब्रियो। सो डेवलपिंग फ्रूट्स में भी ये मिल जाते हैं और एम्ब्रियो में मिल जाते हैं। सो ये इनके बारे में है। अब इनका फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं। सो फंक्शन ऑफ साइटोकिनिन्स, दे स्टिमुलेट प्लांट ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया बाकी पिछले वाले दोनों से, ताकि यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ में तो ये हेल्प करते हैं, लेकिन ये सेल एलोंगेशन से नहीं ग्रोथ करते। दे सपोर्ट प्लांट ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन करा के ये प्लांट का ग्रोथ कराते हैं। सो यहाँ पे
दे इवन प्रमोट सेल डिवीजन इन नॉन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अलावा यानी कि नॉन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में भी ये सेल डिवीजन करा के प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो ये चीज इसको डिफर करती है फ्रॉम द ऑक्सिन्स एंड जिबरेलिन्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन सीड्स साइटोकिनिन्स कॉज एक्सपेंशन ऑफ कॉटिलेडन्स। तो बीज में कॉटिलेडन्स का एक्सपेंशन यही करवाता है साइटोकिनिन्स। तो ये फंक्शन इसका याद रखना, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सा हार्मोन सीड्स में कॉटिलेडन्स को एक्सपैंड कराता है, तो ये हो जाएगा हमारा साइटोकिनिन्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इसका यूज है। फिर इसके बाद दे ब्रेक सीड डोरमेंसी एंड प्रमोट जर्मिनेशन। तो ये तो सेम हो गया, ये पिछले वाले के जैसे ही है। फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट इज दे प्रमोट क्लोरोफिल सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट एंड डिले लीफ सेनेसेंस। सो लीफ सेनेसेंस को तो डिले कर रहे हैं पिछले वालों की तरह, लेकिन ये ऑल्सो प्रमोट कर रहा है क्लोरोफिल का सिंथेसिस इन दी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल के प्रोडक्शन को ये कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 5 इज दैट साइटोकिनिन्स इनहिबिट एपिकल डोमिनेंस। अब ये इसको डिफरेंशिएट करता है पिछले वालों से। पिछले वाले में एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कर रहे थे ऑक्सिन्स और जिब्रेलिन्स, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये इनहिबिट कर रहा है एपिकल डोमिनेंस को, यानी कि एपेक्स वाले ज्यादा ग्रो हो और साइड वाले ना ग्रो हो, साइड वाली बड्स ना ग्रो हो, लैटरल बड्स, ये चीज नहीं करेगा। ये वाला हार्मोन हमारा इस चीज को कहीं ना कहीं इनहिबिट करेगा एपिकल डोमिनेंस को। तो ये रिवर्स है पिछले वाले दोनों से। तो जो डिफरेंसेस हैं वो मैंने मार्क कर दिए हैं। ये तुम्हारा प्लांट की ग्रोथ को सेल डिवीजन से करवाता है, ये इसको डिफरेंशिएट करता है पिछले वालों से, और साइटोकिनिन्स इनहिबिट करता है एपिकल डोमिनेंस को, और जो पिछले वाले दोनों थे वो प्रमोट कर रहे थे इस चीज को। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट हार्मोन विच इज इथाइलिन। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। सो इथाइलिन बेसिकली हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड C2H4, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड है। अगर इसको हम बनाएं तो इस तरह बनेगा C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इधर लग जाएंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएंगे। सो ये बन गया हमारा इथाइलिन, या फिर ये डबल बॉन्ड कंपाउंड है, इसको इथीन भी बोला जा सकता है, राइट। अब यहाँ पे दिस इज द ओनली हार्मोन विच इज गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। हमें पता है इथाइलिन एक गैस है, तो बाकी सारे हार्मोन तुम्हारे लिक्विड होते हैं, लेकिन ये इकलौता ऐसा हार्मोन है जो तुम्हारा गैस होता है एट नॉर्मल टेम्परेचर। जनरली हार्मोन्स हमारे लिक्विड्स ही होते हैं, लेकिन ये इकलौता गैस है। इसके बाद सो इट इज प्रोड्यूस्ड इन फ्रूट एंड रिमेन्स इन द सेम फ्रूट। अब ये फलों के अंदर प्रोड्यूस होता है और उसी फल के अंदर ही इथाइलिन गैस हमारी रहती है। ये सबसे पहले फाइंड की गई थी रिचर्ड गेन के द्वारा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 2 फलों को एक साथ ऐसे रख दिया था। इन्होंने संतरे लिए थे और केले लिए थे, यानी कि ऑरेंजेस और बनानास। फिर क्या हुआ कि ऑरेंजेस में से जो एक गैस रिलीज हुई, उस गैस ने बनाना के पकने में सपोर्ट किया, यानी कि बनाना की राइपनिंग में हेल्प की। सो तब जाके पता लगा कि एक ऐसी गैस होती है जो फलों के पकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तभी इसकी खोज हुई थी दैट इथाइलिन गैस भी कुछ होती है। ये हमारा हार्मोन है जो कि हेल्प करता है फलों के पकने में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो नेक्स्ट इज ऑल लिविंग सेल्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इथाइलिन, बट मोर इथाइलिन इज प्रोड्यूस्ड इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। सो अब यहाँ पे प्लांट का हर सेल इथाइलिन गैस को प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इथाइलिन प्रोड्यूस होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में। ये चीज भी हम देख लेंगे। अब यहाँ पे चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है दैट ये ओनली हार्मोन होता है विच इज गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। इसके बाद चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी फंक्शंस ऑफ इथाइलिन। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका फंक्शन है वो है फ्रूट्स की राइपनिंग कराना, और उसके अलावा कुछ फंक्शंस है उनके बारे में चलो बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहला हमारा है इथाइलिन कॉजेज 2 प्रोसेसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या करती है, फर्स्ट इज रिडक्शन इन स्टेम इलोंगेशन। स्टेम इलोंगेशन को रोकती है ये, कहीं ना कहीं प्लांट्स को एक हद से ज्यादा बढ़ने में रोकती है। उसके अलावा एक्सेलरेशन ऑफ सेनेसेंस, सेनेसेंस में ये एक्सेलरेट करती है, प्रमोट करती है सेनेसेंस को, यानी प्लांट जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, प्लांट जल्दी पुराना हो जाएगा और लीव्स तुम्हारी पक्के उसमें से गिरने लगेंगी। तो यहाँ पे इन दोनों प्रोसेसेस में ये हेल्प करती है इथाइलिन गैस। फिर इसके बाद नेक्स्ट राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार पूछी गई है दैट राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए कौन सा वाला हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। सो इट इज इथाइलिन गैस। और इसके अलावा ये तुम्हारा एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है इनिशिएशन ऑफ जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स। सो पीनट सीड्स के अंदर जर्मिनेशन को ये प्रमोट करती है, इनिशिएट करती है बेसिकली पहले। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स। सो यहाँ पे जो पोटैटो में बड्स फॉर्म होते हैं वो भी तुम्हारा एक तरह से यही वाली गैस कराती है। नेक्स्ट पॉइंट प्रमोटिंग रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। सो इस चीज को भी ये हार्मोन हमारा सपोर्ट करता है, रूट का ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन को। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज
इंड्यूसिंग फ्लावरिंग इन मैंगो, मैंगो में फ्लावरिंग को ये इंड्यूस करता है। सो हम कह सकते हैं कि इथाइलिन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लांट ग्रोथ हार्मोन। सबसे ज्यादा प्लांट के ग्रोथ कराने में यही हमारा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत तरह तरह से ये ग्रोथ कराता है प्लांट की। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट हार्मोन देखते हैं विच इज एब्सिसिक एसिड। सो यहाँ पे इट इज अ ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन। तो अभी तक हमने हार्मोन्स देखे थे जो ग्रोथ को प्रमोट कर रहे थे, ये उल्टा काम करता है, ये ग्रोथ को रोकता है। सो इट इज अ ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन। फिर देखते हैं कहाँ पाया जाता है। सो इट इज फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स एंड सम मॉसेस। तो यहाँ पे इनका क्या मतलब है, इनको मैं बता देता हूँ। देखो एंजियोस्पर्म्स यहाँ पे उन प्लांट को बोला जाता है जहाँ पे सीड्स और फ्लावर्स दोनों फॉर्म होते हैं, और मोस्टली 80% तुम्हारे प्लांट्स या फिर ट्रीज ऐसे ही होते हैं, एंजियोस्पर्म्स ग्रुप के होते हैं। फिर इसके अलावा जिम्नोस्पर्म्स हम उन प्लांट्स को या ट्रीज को कहते हैं, ट्रीज ही बोलेंगे इनको, जिनमें सिर्फ सीड्स, ओनली सीड्स आर फॉर्म्ड, जहाँ पे फ्लावर्स नहीं होंगे, सिर्फ सीड्स प्रेजेंट होंगे। जैसे कि तुम्हारा ठंडे इलाकों में पाया जाता है चीड़ का पेड़ होता है जो कि पाइनस ट्री बोलते हैं उसको। सो ये तुम्हारा जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। और बाकी एंजियोस्पर्म्स में तो 80% हर एक पेड़ में ही फल भी निकलते हैं, फूल भी निकलते हैं, वो सारे एंजियोस्पर्म्स हो जाते हैं। और बात करें अगर टेरिडोफाइट्स की, तो इसमें ना तो फ्लावर होते हैं और ना तो सीड होते हैं, और इसमें सिर्फ तुम्हारी लीव्स होंगी। सो यहाँ पे ये होते हैं टेरिडोफाइट्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है कैक्टस, ना हमारे फ्लावर्स होने ना सीड्स होने, सिर्फ लीव्स। कभी कभी तो लीव्स भी नहीं होती, सिर्फ स्टेम होता है कैक्टस में, राइट। तो चलो इसके बाद आते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। इट इज फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीव्स। ये कहाँ मिलेगा एब्सिसिक एसिड? ये मिलेगा हमें क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीव्स में। तो इसका लोकेशन समझ लेंगे हम, क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीव के अंदर ये मिलता है। फिर इसके अलावा फ्रूट्स एंड सीड्स कंटेन द हाईएस्ट अमाउंट्स ऑफ एब्सिसिक एसिड या फिर ABA, इसको ABA भी बोलते हैं। तो कहाँ सबसे ज्यादा मिलता है? फ्रूट्स और सीड्स में। सो मेन यहाँ पे हमें ये याद रखना है, ये ग्रोथ को रिटार्ड करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो इसको बाकी हार्मोन से अलग बनाता है। सो इसके बाद अब हम देख लेते हैं एब्सिसिक एसिड के फंक्शंस। फर्स्ट है इट एक्ट्स एज अ जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर बाय स्लोइंग डाउन प्लांट मेटाबॉलिज्म। तो कहीं ना कहीं ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। सबसे ज्यादा इसी के लिए इसका यूज करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को रोकने के लिए। तो यही इसका फंक्शन हो गया। इसके बाद सेकंड है ABA इनहिबिट सीड जर्मिनेशन एंड डेवलपमेंट। तो सीड के भी जर्मिनेशन और उसकी ग्रोथ को भी ये रोक देता है। ऑल्सो इट इंड्यूसेस सीड डोरमेंसी। सीड को अगर डोरमेंट रखना हो, यानी कि सीड को ऐसे स्टेट में रखना हो जहां उस पर कोई भी चीज का असर ना हो, तो उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इट एक्सेलरेट्स, यहाँ पे एक्सेलरेट्स होगा, इट एक्सेलरेट्स सेनेसेंस यानी कि एजिंग एंड एब्सिशन यानी कि फॉलिंग ऑफ लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एजिंग को ये प्रमोट करता है, एक्सेलरेट करता है। जल्दी जल्दी तुम्हारी लीव्स कहीं ना कहीं ओल्ड होके गिरेंगी और यहाँ पे फूल भी तुम्हारी जल्दी जल्दी मुरझा के गिर जाएंगे। सो इस चीज को ये प्रमोट करेगा। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट इज ABA स्टिमुलेट्स क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुम्हारा स्टोमेटा के क्लोजर को स्टिमुलेट करता है इन द एपिडर्मिस एंड इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ द प्लांट टू वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेस। और इसको क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। तो ये प्लांट की स्ट्रेस को कम करता है। कैसे? ये स्टोमेटा जो तुम्हारे एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं उनको ये क्लोज कर देता है एंड उससे प्लांट का तुम्हारा टॉलरेंस इंक्रीज हो जाता है। तो इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुम्हारा MCQ में पूछा जा सकता है दैट विच हार्मोन इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। तो कौन सा वाला हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ABA। सो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो मैंने सारे ही हार्मोन्स को और उनके फंक्शंस को और उनके लोकेशंस को समराइज कर दिया है। यहाँ पे तुम्हारे सारे हार्मोन्स के नाम है, यहाँ पे उनके लोकेशन है, कहाँ वो बनते हैं, और ये उनके सारे फंक्शंस हैं, क्या वो हार्मोन्स काम करते हैं। सो यहाँ पे चाहो तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प करेगा इनको समझने में। बाकी मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। यहाँ पे मेन पॉइंट्स हैं, इनको अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें उस हार्मोन के बारे में सारी डिटेल्स समझ में आ जाएंगी। अगर तुम्हें हैंड रिटन नोट्स चाहिए, अगर इससे भी ज्यादा शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो तुम मेरे इस वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहां मैं तुम्हें अपने हैंड रिटन PDF नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। चलो बढ़ते हैं अभी आगे। अब हम आते हैं अपने चैप्टर के सेकेंड पार्ट पे, जो कि तुम्हारा ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में है। सो अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, मतलब कि प्लांट क्या रिस्पॉन्स करता है हार्मोन्स के रिलीज होने पे। सो यहाँ पे सबसे पहले ट्रॉपिक वर्ड का मतलब समझते हैं कि ट्रॉपिक मूवमेंट एक्चुअली है क्या। सो ट्रॉपिक कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ट्रोपोस विच मीन्स टर्न। सो बेसिकली जब प्लांट एक तरह से टर्न करने लगे,
मतलब अपने नॉर्मल ग्रोथ से किसी दूसरे डायरेक्शन में ग्रो करने लगे, सो उसी को बोला जाएगा ट्रॉपिक। कहीं ना कहीं टर्न के बारे में बात हो रही है, प्लांट भाई ऐसे ना ग्रो के ऐसे ग्रो करने लगे। सो क्या है ये, इसको समझते हैं। सो यहाँ पे है ग्रोथ मूवमेंट्स अकरिंग इन रिस्पॉन्स टू यूनिडायरेक्शनल एक्सटर्नल स्टिमुली इन अ प्लांट पार्ट आर कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट्स। इन रिस्पॉन्स टू अ एक्सटर्नल स्टिमुली, कोई एक्सटर्नल स्टिमुली प्लांट को मिलेगा, उसके रिस्पॉन्स में प्लांट मान लो एक तरफ को ग्रो करने लगा। सो ऐसे मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स, राइट। तो यहाँ पे ये कितने टाइप्स के होते हैं, हमें पढ़ने हैं 5 टाइप्स के। एक मैं तुम्हें वीडियो के लास्ट में एक और बताऊंगा, बट हमारे सिलेबस में यहाँ पे 5 ट्रॉपिकल मूवमेंट्स हैं जो कि तुम्हारे हैं फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म और कीमोट्रॉपिज्म। ये होते क्या हैं, नाम से समझ लेते हैं। फोटोट्रॉपिज्म, फोटो कैमरा वाली फोटो नहीं, यहाँ पे फोटो का मतलब है लाइट। सो जब प्लांट लाइट के स्टिमुलस के अगेंस्ट कुछ रिस्पॉन्स देता है, सो उसको बोला जाता है फोटोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, जियो मतलब अर्थ, अर्थ की ग्रेविटी से जब प्लांट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और वो रिस्पॉन्स देता है तो उसको बोला जाता है जियोट्रॉपिज्म। फिर उसके बाद हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, यानी कि वाटर के रिस्पॉन्स में जब प्लांट कोई एक्शन या मोशन करेगा उसको बोला जाता है तुम्हारा हाइड्रोट्रॉपिज्म। फिर थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मो का मतलब होता है टच, जब प्लांट टच के ऊपर बेस्ड कुछ एक्शन करता है, रिस्पॉन्स करता है, उसको बोला जाता है थिग्मोट्रॉपिज्म। लास्ट है कीमोट्रॉपिज्म, कीमो का मतलब है केमिकल। तो जब केमिकल रिएक्शन या केमिकल के ऊपर बेस्ड कुछ प्लांट रिएक्ट करता है या मोशन करता है, सो उसको बोला जाता है कीमोट्रॉपिज्म। सो ये 5 टाइप्स के हमारे ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं, इन्हीं के बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करते हैं, विच इज फोटोट्रॉपिज्म। तो अभी मैंने इसका मतलब बताया, फोटो का मतलब इट रिलेट्स टू लाइट एंड ट्रॉपिज्म मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट की यहाँ बात हो रही है। सो इसका मतलब एक्चुअली क्या हुआ, मींस मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट। जब प्लांट लाइट की तरफ ग्रो करना स्टार्ट कर दे, लाइट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे, मूव तो नहीं करेगा, खैर ग्रो ही करेगा। सो यहाँ पे जब लाइट की तरफ प्लांट ग्रो करता है, सो इस चीज को बोला जाता है तुम्हारा फोटोट्रॉपिज्म। सो फोटोट्रॉपिज्म इन प्लांट्स 2 तरह का होता है, एक होता है हमारा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, एक होता है निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, या फिर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक या निगेटिवली फोटोट्रॉपिक, जैसे भी इसको कहो। मतलब क्या है इसका, देखो सिंपल सा मतलब है, लाइट के डायरेक्शन में जो पार्ट ऑफ प्लांट ग्रो करेगा, लाइट के डायरेक्शन में, वो हो जाएगा पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, यानी कि उधर लाइट की तरफ ही जा रहा है वो। और लाइट के अगेंस्ट जो पार्ट ऑफ प्लांट ग्रो कर रहा होगा, लाइट के उल्टे डायरेक्शन में, वो हो जाता है निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। तो कॉमन सेंस लगाओ, लाइट की तरफ कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट जाता है, रूट जाती है कि शूट जाती है? ये जो हिस्सा है शूट, यानी कि पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द रूट्स, ये तुम्हारा ग्रो करता है सनलाइट की तरफ, तो ये शो करेगा क्या, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और यहीं पे हम बात करें जड़ों की, तो जड़ें तो कभी ऊपर निकल के जाती नहीं है, वो तो जाएंगी ग्राउंड के अंदर। सो ये शो करेंगी, जड़ें शो करेंगी निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। सो यहाँ पे क्वेश्चन अगर आता है कि निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कौन शो करता है, आंसर हो जाएगा रूट्स। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कौन शो करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शूट्स। आई होप समझ में आ गया होगा ये। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये चीज होती कैसे, ये ग्रोथ होगी किसकी वजह से, कौन से वाले हार्मोन की वजह से। सो यहाँ पे ऑक्सिन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म में कौन यहाँ पे रोल प्ले करता है, कौन सा वाला हार्मोन, आंसर हो जाएगा ऑक्सिन्स। सारे यहाँ पे हार्मोन नहीं एक्ट करते हैं, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सिन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोट्रॉपिज्म। सो दे हेल्प इन द बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड द लाइट सोर्स। बेसिकली होता ये है कि जिस तरफ भी तुम्हारा डार्क एरिया होता है, मान लो तना तुम्हारा एक तरफ शैडो में है, तो ये सारे के सारे ऑक्सिन्स उस डार्क एरिया की तरफ स्टिमुलेट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं प्लांट के अंदर ग्रोथ डार्क वाले साइड होने लगेगा। अब होगा क्या समझना, इधर मान लो लाइट वाला साइड है, इधर डार्क वाला साइड। अब डार्क वाला साइड जब ग्रो करेगा, इसका लेंथ बढ़ेगा, तो तना तुम्हारा किधर को बेंड होगा, अगर इधर की तरफ ग्रोथ हो रहा है तो ये तना तुम्हारा इधर को बेंड हो जाएगा, यानी लाइट की तरफ बेंड हो जाएगा। सो कहने का सेंस यही है कि ऑक्सिन्स की वजह से तुम्हारा स्टेम या फिर जो प्लांट है वो उस तरफ बेंड होने लगेगा जिस तरफ सनलाइट हमारी प्रेजेंट है। सो कहीं ना कहीं ये होता है तुम्हारा फोटोट्रॉपिज्म। सो आई होप समझ में आ गया होगा अभी फोटोट्रॉपिज्म क्या है। सो अब हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने लिया है तुम्हारा 2023 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है ये। सो यहाँ पे है स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो यहाँ पे एक डायग्राम हमें दिया है, एक पॉटेड प्लांट है, एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया गया है। ये बॉक्स है, कार्डबोर्ड का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, हमें नहीं पता। इसमें ऐसे ऊपर एक होल किया गया है और यहाँ से सूरज इसके अंदर डाल दिया गया है बनाने के लिए। वो बात अलग है, सूरज वहां पे ऊपर होगा, यहाँ पे सनलाइट आ रही है, कहने का सेंस ये। तो यहाँ पे सनलाइट आ रही है हमारे बॉक्स के अंदर, यहाँ पे प्लांट है और प्लांट की ग्रोथ यहाँ पे देख सकते हो, प्लांट किधर की तरफ बेंड हो रहा है। जाना चाहिए था प्लांट को सीधा, होना चाहिए था भाई प्लांट को ऐसा, इस तरह कुछ होना चाहिए था प्लांट को, लेकिन जा किधर रहा है, प्लांट बेंड हो गया है
लाइट की तरफ, प्लांट हैज बेंट टुवर्ड दी लाइट। तो यहाँ पे बेंडिंग हो गई प्लांट की, तो किस वजह से हुई यही पूछा गया है। नेम द फिनोमिनन डिपिक्टेड बाय द शूट इन द अबव डायग्राम। प्लांट का ये जो शूट है ऊपर का हिस्सा, ये क्यों बेंड हुआ है, किस वजह से। सो इट इज शोइंग फोटोट्रोपिज्म। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म की वजह से हमारा प्लांट बेंड हो गया है लाइट सोर्स की तरफ, यानी कि सनलाइट की तरफ। नेक्स्ट है विच प्लांट हार्मोन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अबव मूवमेंट। तो यहाँ पे कौन सा वाला हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हेल्प कर रहा है इस चीज में। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था ऑक्सिन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोट्रोपिज्म, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सिन्स। सो ये दो चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्रॉपिक मूवमेंट की तरफ, जो कि है जियोट्रोपिज्म। सो जियो वर्ड का मतलब क्या, जियो का मतलब होता है अर्थ। सो यहाँ पे जियोट्रोपिज्म का मतलब हो गया अर्थ की ग्रेविटी से रिलेटेड ट्रॉपिक मूवमेंट, यानी कि ग्रोइंग टुवर्ड्स अर्थ ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटी की तरफ प्लांट का जो पार्ट ग्रो करेगा, हम कहेंगे कि वहां पे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म हो रहा है, और जो हिस्सा ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करेगा प्लांट में, वो शो करेगा निगेटिव जियोट्रोपिज्म। सो अगर हमसे पूछा जाए कि प्लांट का कौन सा हिस्सा पॉजिटिवली जियोट्रोपिक है, तो पॉजिटिवली जियोट्रोपिक कौन सा होगा, जो अर्थ की तरफ यानी ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रहा होगा, यानी कि रूट्स ही तो जाती है नीचे अर्थ में। सो यहाँ पे पॉजिटिवली जियोट्रोपिक हो जाएगा। रूट देख भी सकते हो, यहाँ पे हमने एक गमला लिया है और उसके अंदर प्लांट ऐसे है, हमने क्या किया, गमले को ऐसे टिल्ट कर दिया ताकि ज्यादा बेटर इस इफेक्ट को समझ पाए। होगा क्या कि थोड़े समय के बाद हम देखेंगे रूट्स नीचे की तरफ ग्रो कर रही है, रूट्स कभी ऊपर नहीं जाती। जनरली यहाँ पे रूट्स हमेशा नीचे के डायरेक्शन में ही जाएंगी, वो जियोट्रोपिज्म फॉलो करती है, यानी कि पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होती है। जिधर ग्रेविटी होगी उधर की तरफ जनरली रूट्स ग्रो करती हैं। सो यहाँ पे पॉजिटिवली जियोट्रोपिक कौन होगा, रूट्स होंगी। और अगर हम बात करें यहाँ पे निगेटिवली जियोट्रोपिक, तो यहाँ पे निगेटिवली जियोट्रोपिक कौन है, जो अवे फ्रॉम ग्रेविटी जा रहा है, यानी कि शूट्स, तना हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। सो यहाँ पे निगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करेगा तुम्हारा शूट, तो यहाँ पे निगेटिवली जियोट्रोपिक कौन सा हो जाएगा, इट विल बी शूट्स। तो ये पूछा जा सकता है, हमेशा ऐसी कॉमन सेंस लगाओ, जिस चीज की बात हो रही है उसके डायरेक्शन में जाओगे वो हो जाएगा पॉजिटिव ऑफ दैट, एंड अगर उस चीज के ऑपोजिट में जा रहे होगे तो निगेटिव हो जाएगा। फोटोट्रोपिज्म के केस में क्या था, लाइट के डायरेक्शन में ही अगर जा रहे थे तो वहां पे क्या था, पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक। लाइट के अगेंस्ट जा रहे थे तो निगेटिवली फोटोट्रोपिक। वही चीज ग्रेविटी के लिए है, ग्रेविटी के डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिवली जियोट्रोपिक यानी कि रूट्स, और अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिवली जियोट्रोपिक यानी कि शूट्स। कॉमन सेंस लगाएंगे, आंसर हम निकाल लेंगे। ये चीजें पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट में तुम लोग लिख के पूछ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे जियोट्रोपिज्म का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एंड हो सकता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। देखो, जियोट्रोपिज्म को शो करने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक हम डिवाइस का यूज करते हैं जिसको बोला जाता है क्लिनोस्टैट। सो बेसिकली इसका काम क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो, हम क्या करते हैं, एक ऐसे गमला लेते हैं और उसको एक मोटर के साथ अटैच कर देते हैं, और इस गमले के अंदर एक प्लांट भी लगा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा खतरनाक वाला एक्सपेरिमेंट है ये घर पे हम नहीं कर सकते हैं। एक गमले को हमने एक मोटर के साथ बांध दिया, और इस मोटर को एक जगह पे तो हम स्टेबल रखेंगे, और दूसरे केस में दो यहाँ पे हम डिवाइस लेते हैं और दूसरे डिवाइस में हम इसको चला भी देते हैं। यहाँ पे हमने लाइट ऑन कर दी और ये मोटर नाचने लगेगा, तो ये गमला सोच लो स्पीड से ऐसे घूमेगा। बहुत तेज स्पीड नहीं रखते हैं, बट हाँ थोड़ा थोड़ा ऐसे घूम रहा होता है। सो यहाँ पे अगर थोड़े टाइम के बाद, थोड़े कुछ दिनों के बाद हम इनको ऑब्जर्व करें तो क्या होगा, जो रुका हुआ प्लांट है वो तो जियोट्रोपिज्म की वजह से, भाई इसका शूट तो ऊपर की तरफ जाएगा, शूट वाला हिस्सा ये तो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, और रूट वाला हिस्सा ये नीचे की तरफ ग्रो करने लगेगा। तो यहाँ पे ये शो करेंगे निगेटिव जियोट्रोपिज्म, यानी कि निगेटिवली जियोट्रोपिक हो जाएंगे, और यहाँ पे रूट हमारा हो जाएगा पॉजिटिवली जियोट्रोपिक। लेकिन जो डिवाइस हम यहाँ रोटेट कर रहे थे उसमें क्या होगा, वही हमारा मेन ट्विस्ट है, वहीं पे क्लाइमैक्स है। यहाँ पे सोच के देखो, ये जो गमला है ये जब हर सेकेंड रोटेट कर रहा है, इसको जब हम रोटेट करते जा रहे हैं तो इसके लिए पल पल तो ग्रेविटी चेंज हो रही है ना। कभी इसके लिए ग्रेविटी नीचे की तरफ है, मतलब मान लो अगर हम इस पत्ती की बात करें, कभी इसके लिए ग्रेविटी इधर को हो जाएगी, कभी इसके लिए उधर हो जाएगी। सो प्लांट एक्चुअली कंफ्यूज हो जाएगा कि हम जाएं किधर। सो इस केस में क्या होता है, इस केस में ना जड़ें समझ पाएंगी कि हमें किधर ग्रो करना है, ना तुम्हारा शूट समझ पाएगा किधर ग्रो करना है, बिकॉज कंटिन्यूअसली तुम उसका डायरेक्शन चेंज करते जा रहे हो। सो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा कोई भी डायरेक्शन तुम्हें नहीं दिखेगा ग्रोथ का, सीधे सीधे शूट भी तुम्हारा स्ट्रेट ग्रो करेगा, रूट्स भी तुम्हारी स्ट्रेट ग्रो करेंगी। यहाँ पे तुम्हें कोई भी ट्रॉपिक मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। सो केस बी में क्या होता है, नो ट्रॉपिक मूवमेंट इज सीन, यहाँ पे हो जाएगा नो ट्रॉपिक
मोमेंट। और ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे क्यों कोई ट्रॉपिक मोमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है, कोई सा नहीं देखने को मिलेगा, ग्रेविटी की वजह से कोई असर यहाँ पे नहीं आएगा। दिस इज बिकॉज ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर इक्वली एक्सपोज टू ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यूरिंग रोटेशन। जब रोटेशन हम करेंगे तब वहां पे प्लांट का हर हिस्सा इक्वली एक्सपोज होगा ग्रेविटी से, सो इसीलिए कोई भी ट्रॉपिक मूवमेंट शो नहीं करता है। और जहां पे रुका हुआ प्लांट था वहां पे हमें ट्रॉपिक मूवमेंट देखने को मिलेगा। सो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एक्सपेरिमेंट है, ये तुम्हारे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन किस चीज के लिए है, पहले तो हम ये देख लेंगे, ये तुम्हारा जियोट्रॉपिज्म के लिए होता है। जियोट्रॉपिज्म को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये वाला एक्सपेरिमेंट किया जाता है। डिवाइस का नाम क्या है, डिवाइस का नाम है क्लिनोस्टैट। डिवाइस का नाम या एपरेटस का नाम भी पूछा जा सकता है। फिर उसके अलावा यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट केस में जहां पे इसको स्टेशनरी रखा गया था, कौन सा वाला पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगा या कौन सा वाला नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगा। एक और चीज क्या पूछी जा सकती है, रीजन बताओ कि बी में जो प्लांट है वो स्ट्रेट क्यों ग्रो करेगा या फिर कोई ट्रॉपिक मूवमेंट शो क्यों नहीं करेगा। सो कई तरह के सवाल हैं जो इस एक्सपेरिमेंट में पूछे जा सकते हैं। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस पेज का, वैसे मैं कोशिश करूंगा इसका पीडीएफ नोट प्रोवाइड करने की, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम्हें शो हो रहा होगा। सो इसी के साथ चलो बढ़ते हैं अभी अपने नेक्स्ट ट्रॉपिक मूवमेंट की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो का मतलब क्या, वाटर। सो यहाँ पे वाटर की वजह से जो ट्रॉपिक मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू वाटर और मॉइस्चर। जरूरी नहीं है पानी पूरा पूरा प्रेजेंट हो, मॉइस्चर भी होगा, अगर उसके रिस्पॉन्स में भी हो रहा है तब भी हाइड्रोट्रॉपिज्म ही हम कहेंगे। सो वाटर और मॉइस्चर प्रेजेंट है, उसकी वजह से जो प्लांट का जो ग्रोथ है उसका डायरेक्शन अगर बदल रहा है सो उसको बोला जाएगा हाइड्रोट्रॉपिज्म। सो ये भी दो टाइप्स का होता है, एक होता है पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक और एक होता है नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। अब यहाँ पे कौन सा वाला कौन सा है वो समझते हैं। मान लो ये हमारा एक जर्मिनेटिंग सीड है, बेसिकली ये ग्रो कर गया है, थोड़ा सा यहाँ पे लीफ वगैरह निकल आई है, इधर जड़ें निकल आई हैं, यहाँ पे रूट्स हैं इस जगह पे, और ये तुम्हारा शूट है। तो यहाँ पे देखा जाए, देखो शूट्स जो है ये तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अवे जा रहे हैं तुम्हारे वाटर से। और हमने क्या किया है, यहाँ पे वाटर एक सोर्स लगा दिया है, और ये तुम्हारा ग्लास नहीं रखा है, पहले मैं बता दूं, ऐसा नहीं स्टील का ग्लास लगा दोगे उधर की तरफ जड़ें जाने लगेंगी। यहाँ पे तुम्हारा एक क्ले पॉट है, मतलब गमला जो होता है ना जहां से पानी ऐसे रिस के बाहर जा सके, तो ऐसा हम कुछ यहाँ पे पॉट ले रहे हैं, क्ले का पॉट। इसके अंदर जब हम पानी भरेंगे तो आसपास के जमीन में भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर यहाँ आ जाएगा। तो जब आसपास की जमीन में मॉइस्चर आएगा तभी ये वाला इफेक्ट काम करता है। तो मान लेते हैं आसपास की जमीन में यहाँ पे इस गमले की वजह से मॉइस्चर आ गया, क्योंकि हमने इस गमले में पानी भर रखा है, उसको यहाँ पे गाड़ दिया है। सो यहाँ पे हमारा जो ये छोटा सा प्लांट है इसकी जड़ें, सो यहाँ पे जो ये रूट्स हैं ये ग्रो करेंगी मॉइस्चर की तरफ। मॉइस्चर भाई चाहिए प्लांट को, तो यहाँ पे इसकी रूट मॉइस्चर की तरफ जाएंगी। सो यहाँ पे रूट्स क्या शो कर रही हैं भाई, पानी की तरफ जा रही हैं, तो पानी की तरफ जाने को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। सो दे आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। कौन, रूट्स। और पानी से दूर कौन जाएगा भाई, शूट को पानी थोड़ी चाहिए, जड़ों को पानी चाहिए। तो शूट्स तो नॉर्मली ऊपर जा रही हैं अवे फ्रॉम द वाटर, तो यहाँ पे नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक कौन हो जाएंगी, ये हो जाएंगी हमारी शूट्स। तो आई होप ये भी तुम लोग को समझ में आया होगा। पानी की तरफ ग्रो करना इज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, पानी से दूर जाना इट इज नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। और बेसिकली पानी के रिस्पॉन्स में जब ट्रॉपिक मूवमेंट शो होता है उसको क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद अभी हम देखते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ये चीज। यहाँ पे हम लोगों ने एक जर्मिनेटिंग सीड मान लो ले लिया है। आई होप तुम लोग स्प्राउट्स खाते होगे, स्प्राउट्स में तुम लोगों ने देखा होगा वहाँ पे चने और दाल को उगाया जाता है। जब उनको उगाते हैं ना तो उसके अंदर से ऐसी ही जड़ें निकलती हैं, और ये खाओ तो बहुत ज्यादा हेल्दी भी होता है। सो मान लेते हैं उसी तरह का हमने यहाँ पे एक सीड ले लिया है, और इसको यहाँ पे हमने सॉडस्ट में गाड़ दिया है इस तरह। तो होगा क्या, यहाँ पे हमने इसको मॉइस्ट भी कर दिया, मतलब मॉइस्चर भी दे दिया है। सो उसकी वजह से सीड जर्मिनेट करने लगेगा। मान लेते हैं यही कंडीशन है, यहाँ पे कुछ नीचे छेद भी है जिससे जड़ें निकल के बाहर आ सकती हैं। सो ये सीड है, ग्रो करेगा, इसकी जड़ निकल के नीचे की तरफ इस तरह आएगी। तो पहले तो हम देखते हैं कि जो जड़ यहाँ पे ग्रो करके आ रही है वो तो नीचे जा रही है, यहाँ से ये नीचे की तरफ इस तरह निकल के बाहर आई, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये निकल के यहाँ आती है तुरंत यहाँ से ये बेंड हो जाती है, ये मुड़ जाती है इधर की तरफ, और ये वापस से किधर चली जाती है, अंदर। क्यों, बिकॉज हमने यहाँ पे मॉइस्ट सॉडस्ट प्रेजेंट किया है, मॉइस्चर है अंदर, सॉडस्ट में मॉइस्चर है अंदर। सो इसीलिए जड़ें यू टर्न मार के वापस से कहाँ चली जाती हैं, वापस से एंटर कर जाती हैं इनटू द मॉइस्ट सॉडस्ट। मतलब रूट्स का डायरेक्शन किधर है, मॉइस्चर की तरफ है। सो ये क्या शो कर रही हैं, रूट्स आर शोइंग, यहाँ पे जो रूट्स हैं, ये जो रूट्स हैं टर्न कर रही हैं, जो रूट्स आर शोइंग पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म।
रूट्स आर शोइंग पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। और शूट्स की बात करें, यहाँ शूट तो कर अभी है नहीं, अभी तो सिर्फ नीचे वाली जड़ें हैं, तो जड़ों की हम बात करेंगे, दे आर शोइंग पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। जब यहाँ किल्ला निकलेगा ऊपर इस तरह, शूट ग्रो करेगा, वो जाएगा ऊपर की तरफ, वो तुम्हारा हो जाएगा निगेटिवली हाइड्रोट्रोपिक। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप समझ में आ गया हो गए। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रॉपिक मूवमेंट की तरफ, विच इज थिग्मोट्रोपिज्म। सो थिग्मो वर्ड का बेसिकली मतलब होता है टच। ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच स्टिमुलस। टच स्टिमुलस पे यानी कि टच पे बेस्ड प्लांट का ग्रोथ जब होने लगे, इसको बोला जाता है थिग्मोट्रोपिज्म। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको समझते हैं। देखो, कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि स्वीट पीज हो गई, वाइन्स हो गई, मतलब कि क्लाइंबर वाले प्लांट्स, मतलब कि जिनका स्टेम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जो खड़े नहीं रह सकते प्लांट्स खुद, जो इस तरह लेट जाएंगे जमीन पे, यानी कि उनको सपोर्ट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। सो ऐसे प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं। प्लांट्स सच एज स्वीट पीज, वाइन्स फॉर्म टेंड्रिल्स फॉर्म करते हैं ये, एंड विच कॉइल्स अराउंड अदर प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू वन साइडेड कॉन्टैक्ट और टच। तो यहाँ पे टेंड्रिल्स बेसिकली कुछ इस तरह के दिखते हैं। यहाँ पे तुमने देखा होगा कभी कभी कुछ प्लांट्स में इस तरह हरे रंग के, इस तरह गोल गोल, जैसे टेलीफोन के तार पुराना होता था उस तरह कॉइल शेप का इस तरह टेंड्रिल होता है। सो यहाँ पे इमेज में मैंने लगाई है, ये टेंड्रिल्स हैं बेसिकली, जो कॉइल फॉर्म में इस तरह टेलीफोन की तार लगती है, पुराने वाले जो हैंडहेल्ड फोन्स होते थे उनका तार लग रहा है देखने में। सो इसी तरह का होता है। ये मैंने अपने घर के एक प्लांट की फोटो ली है। यहाँ पे एक कुंदरू का पेड़ है, इसमें भी देखो टेंड्रिल्स निकले हैं और यहाँ पे इस डंडी के ऊपर इसने पकड़ बना ली है। सो जब ये प्लांट्स ग्रो करते हैं, बेसिकली इनका स्टेम बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता, तुम यहाँ देख सकते हो हरे कलर का स्टेम है, बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, ऐसे तो ये जमीन पे ही पड़ जाता, लेकिन इस प्लांट ने एक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप की है, ये टेंड्रिल्स ग्रो कर लेता है और दूसरी चीजों को पकड़ पकड़ के ये ऊपर चला जाता है। और कितना ज्यादा ग्रो कर जाता है ये मैं कभी तुम्हें दिखाऊंगा व्लॉग में। तो ये है थिग्मोट्रोपिज्म। जब प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच स्टिमुलस ग्रो करे, तो ये जो टेंड्रिल्स है ना, टेंड्रिल्स उधर ही ग्रो करते हैं जहां से इनको टच मिलता है। मतलब जब ये किसी हार्ड सपोर्ट को टच करेंगे एक साइड, तो प्लांट फिर उसी सपोर्ट को इस तरह टेंड्रिल्स की मदद से पकड़ के उसी साइड और ग्रो करने लगेगा और वहां पे और भी टेंड्रिल्स ग्रो कर लेगा, प्लांट भी ग्रो कर जाएगा। सो ये होता है यहाँ पे। सो थिग्मोट्रोपिज्म तुम्हारा टच स्टिमुलस पे बेस्ड होता है। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव जैसा कुछ नहीं है, यहाँ बस हम एग्जाम्पल्स देख लेंगे, जैसे कि स्वीट पी में होता है, वाइन्स में होता है, वाइन्स का मतलब अंगूर के पेड़ जो होते हैं। सो यहाँ पे ये है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीमोट्रोपिज्म की। कीमो का मतलब केमिकल होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। कीमो जब प्लांट के पार्ट्स ग्रो करें केमिकल रिस्पॉन्स के चलते, सो उसको बोला जाएगा कीमोट्रोपिज्म। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव जैसा कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको समझ लेते हैं, बिकॉज एग्जांपल्स के ऊपर ही एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो यहाँ पे इसका फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। The movement of pollen tube of angiosperms toward sugar and peptones secreted by the neck canal cells of the female gametophyte। So यहाँ पे तुम लोग एक डायग्राम दे सकते हो जो कि फीमेल गैमेटोफाइट का है प्लांट्स में। So यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब हमारी होती है, जब यहाँ से अंदर से ग्रो करना स्टार्ट होती है, सो यहाँ जो नेक एरिया है, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होते हैं, दो केमिकल, शुगर और पेप्टोन्स। सो जो हमारा पॉलन ट्यूब है वो इन्हीं केमिकल्स से अट्रैक्ट होकर इसी डायरेक्शन में ग्रो करते हुए ऊपर के डायरेक्शन तक पहुंचता है। तो बेसिकली एक तरह से प्लांट के पार्ट का एक रिस्पॉन्स ही तो हुआ है। यहाँ पे कुछ केमिकल्स बन रहे हैं इस जगह पे, इस पर्टिकुलर नेक एरिया में, जिसकी वजह से ये पॉलन ट्यूब रास्ता ढूंढ के इसी डायरेक्शन में ग्रो होती है, उल्टा सीधा नहीं जाती है ऐसे चक्कर लगा के, ये सीधा इधर बाहर निकल के आती है। सो यही है। सो यहाँ पे द मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब ऑफ एंजियोस्पर्म्स टुवर्ड द शुगर एंड पेप्टोन्स सेक्रेटेड बाय द नेक कैनाल सेल्स ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। सो ये किस चीज को शो कर रहा है, ये तुम्हारा केमिकल रिस्पॉन्स के चलते कुछ ट्रॉपिक मूवमेंट ही तो शो कर रहा है ना। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑर्गन्स इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स, यानी कि कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है ये। सो एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ताकि ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, और यहाँ पे तुम्हें पार्ट्स लेबल करने के लिए आ सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और एग्जांपल मैं तुम लोग को बताता हूँ कीमोट्रोपिज्म का, ये तुम लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ये तुम देख भी सकते हो, नेट पे सर्च कर सकते हो, इसको देख लेना। यहाँ पे एग्जाम्पल 2 है द मूवमेंट ऑफ टेंटिकल्स इन ड्रोसेरा टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो बेसिकली ड्रोसेरा एक कार्निवोरस प्लांट का एग्जांपल है। कार्निवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। अभी तक तुम लोगों ने शायद इसका एग्जांपल ना देखा हो या शायद सुना भी हो उसके बारे में, दैट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना नहीं बनाते, जो कीड़ों को खाते हैं और अपने खाने का इंतजाम कर लेते हैं कीड़ों की मदद से। सो यहाँ पे उनमें से ही एक हमारा ड्रोसेरा नाम का प्लांट होता है जिसमें इस तरह के टेंटिकल्स होते हैं, रेड कलर के जो ये दिखाई दे रहे हैं रेशे, ये तुम्हारे टेंटिकल्स हैं। और होता क्या है कि जब भी कोई कीड़ा
कीड़ा आके इस प्लांट के ऊपर बैठेगा, देखो इनके ऊपर टेंटिकल्स के ऊपर इस तरह का कोई केमिकल कंपाउंड है, तो कीड़ा इनसे अट्रैक्ट होकर इसको खाने के लिए यहाँ पे इस प्लांट के ऊपर बैठता है। लेकिन वो ये नहीं समझता कि हम आके बैठ तो रहे हैं लेकिन ये हमारी आखिरी दावत होने वाली है। इस स्टेम और टेंटिकल्स के ऊपर कुछ चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ होता है जिससे कि इंसेक्ट आके इसके ऊपर चिपक जाता है और फिर ये टेंटिकल्स ऐसे बंद हो जाते हैं और उस कीड़े को अपने अंदर दबोच लेते हैं। सो कहीं ना कहीं इन टेंटिकल्स का मूवमेंट होता है ना कीड़े के केमिकल कंपाउंड्स के रिस्पॉन्स में। कीड़ा जब आके यहाँ चिपकेगा तो कुछ केमिकल चेंजेस को महसूस होगा जिसकी वजह से टेंटिकल्स मूव करेंगे। सो ये भी तुम्हारा एग्जाम्पल है किसका, कीमोट्रोपिज्म का। तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं बट हम ज्यादा नहीं देखेंगे, हमारे लिए 2 एग्जाम्पल सफिशिएंट है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला तुम्हारा एग्जाम्पल है बिकॉज ये तुम्हारा एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ये वाला मुश्किल है आगे वाला, लेकिन हाँ ये वाला एग्जाम्पल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसी के साथ हमारे यहाँ पे टॉपिक मूवमेंट्स खत्म होते हैं और ये एक क्वेश्चन मैंने तुम लोग के लिए होमवर्क रखा है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत खैर नहीं पड़ेगी, इसको यहीं पे पॉज करके इसका आंसर तुम लोग नीचे मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना। इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में करवाया भी है, अगर वीडियो तुम लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो ऑब्वियसली इसको तुम कर लोगे। एंड जब तुम लोग इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट्स में लिख के बताओगे तो इससे मुझे भी पता लगेगा कि तुम लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है। चलो अब इसके बाद बात करते हैं एक बोनस फैक्ट की। 5 हम लोगों ने यहाँ पे टॉपिक मूवमेंट पढ़े, एक और यहाँ पे टॉपिक मूवमेंट मैं तुमको स्पेशल बताने वाला हूँ विच इज फाउंड इन सनफ्लावर्स। सो सनफ्लावर यहाँ पे एग्जिबिट करते हैं हीलियोट्रोपिज्म। तो हीलियोट्रोपिज्म तो हमारे कोर्स में नहीं है, हमने तो इसको नहीं पढ़ा, लेकिन ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग। अगर इसके बारे में जानोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। सो हीलियोट्रोपिज्म के अंदर क्या होता है कि हमारा प्लांट सन को ट्रैक कर रहा होता है। सोच के देखो आजकल जो सोलर पैनल बनते हैं, आजकल हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि सोलर पैनल हमेशा सन के डायरेक्शन में इस तरह रहे, लेकिन नेचर ने इस चीज का इंतजाम पहले से कर रखा है। एक प्लांट ऐसा है सनफ्लावर नाम का, अगर तुमने देखा हो सनफ्लावर का प्लांट, अगर नहीं देखा है तो मेरा ये वाला वीडियो जाके देख सकते हो। इस वाले वीडियो में मैंने पूरा अच्छे से बताया है सनफ्लावर की एक एक डिटेल। वहां मैंने ये भी समझाया है कि हीलियोट्रोपिज्म क्या होता है और सनफ्लावर किस तरह उसको फॉलो करता है। चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पे लिंक तुम्हें मिल जाएगा ऊपर आई बटन पे, और नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में भी तुम लोग देख सकते हो, वहां पे भी उसका लिंक मिल जाएगा। सो यहाँ पे जो हमारा सनफ्लावर होता है ये सुबह सन की तरफ फेस करता है इसका फ्लावर, और जैसे जैसे सन तुम्हारा अपनी पोजीशन चेंज करता है वैसे वैसे इसका फ्लावर सन के डायरेक्शन में अपनी पोजीशन बदलता जाता है। सो ये भी किस वजह से हो रहा है, प्लांट के हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। और इस तरह के ट्रॉपिक मूवमेंट जहां पे तुम्हारा प्लांट या फिर उसका फ्लावर सन को ट्रैक कर रहा है, इसको क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज हीलियोट्रोपिज्म। तो ये हमें सनफ्लावर में देखने को मिलता है। सो कितनी अमेजिंग बात है नेचर की, दैट नेचर में ये भी चीज होती है। सो था ना बहुत ही अमेजिंग फैक्ट। सो अगर तुम इस वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए हो सो मतलब कि ये वीडियो कहीं ना कहीं तुम्हें पसंद आया है। सो इस वीडियो को पहले तो लाइक जरूर करना, और बाकी अगर इस चैनल पर नए हो तो साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बिकॉज तुम लोग वीडियो को देख तो लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना। एंड इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि ये नॉलेज उन तक भी पहुंच सके। ठीक है, तो इसी के साथ चलो फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।